हेलो मेरे प्यारे बच्चों, प्लेरी के लर्निंग ऐप पर आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं और जिसमें हमने 2 लेसन का अध्ययन कर लिया है। आज हमारा तीसरा लेसन है और तीसरा लेसन ये रहा आपके सामने। क्या है भाई? निर्धनता एक चुनौती, पॉवर्टी एज ए चैलेंज। आज हम लोगों को इसको पढ़ना है और हम लोग ये जानेंगे कि निर्धनता जो होती है वह किन किन कारणों से होती है, इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, हम इसे किस प्रकार से दूर कर सकते हैं। इन सब बातों को आज हम लोग एक समराइज के रूप में जानेंगे और देखेंगे कि इसमें कैसे हम लोग किस चीज को ठीक है फॉलो करके अपने देश की निर्धनता को दूर कर सकते हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका हल्का सा परिचय लेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले परिचय में आपको यह जानना जरूरी है कि देश का वो हर चौथा व्यक्ति, देश का हर चौथा व्यक्ति जो है यह क्या है? निर्धन है। 27 करोड़ लोग निर्धनता में जीते हैं। अर्थात ठीक है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि देश का जो हर चौथा व्यक्ति है वह क्या है? गरीब है, निर्धन है। ठीक है, और 27 करोड़ लोग निर्धनता में ही जीते हैं। और आपको ये मालूम है कि हम लोग जो है, जो हमारा देश है, भारत है, ठीक है, यह जो है में इसमें ऐसे लोग हैं कि जो इतने लोग इसमें निर्धनता में जी रहे हैं। अब इसके आगे जो लोग हैं वो मध्यम वर्गीय हैं और कुछ लोग अमीर वर्ग में आते हैं। तो आइए हम लोग सबका धीरे धीरे अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट में आगे आइए। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग को जानना है कि निर्धनता के क्या कारण हैं। क्या है भाई? निर्धनता के क्या कारण हैं? तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि निर्धनता के कारण में क्या है? भूमिहीनता है। अब आपको बताना है कि अगर अपने पास, सभी लोगों के पास कुछ ना कुछ भूमि नहीं रहेगी तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति अपने भोजन पानी के इंतजाम के लिए किसी ना किसी के यहाँ जॉब करना उसको जरूरी हो जाएगा। और जब वह दूसरे के खेतों में जॉब करेगा तो यह उसकी मजबूरी है, यह उसकी गरीबी है, क्योंकि उसको यहाँ रह करके अपने पेट को पालना है। और जब पेट को पालना है तो आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भूमिहीनता है, यानी भूमि की कमी है, ठीक है, लोगों के पास पर्याप्त भूमि नहीं है, तो यह भी निर्धनता का एक कारण हो सकता है। दूसरा आपका है बेरोजगारी। दूसरा क्या है? बेरोजगारी। आप समझ रहे हैं कि जब देश की जनसंख्या अपार मात्रा में बढ़ रही है तो निश्चित रूप से बेरोजगार की कमी होना निश्चित है। और जब बेरोजगार की कमी होगी, यानी कि लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से उनके पास अपने भरण पोषण के लिए पैसा नहीं आएगा। और जब पैसा नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं यह भी क्या है? बेरोजगारी भी निर्धनता में एक महत्वपूर्ण कारण है कि अगर लोगों के पास कोई व्यवसाय नहीं रहेगा, लोग कहीं ठीक है रोजगार नहीं पाएंगे, तो निश्चित रूप से वह क्या हो जाएंगे? गरीब हो जाएंगे, निर्धन हो जाएंगे। ठीक है। तीसरा आपका है परिवार का आकार। परिवार का आकार कैसे निर्धनता में बाधा बनता है? तो इस पर आप गौर करिएगा। जब एक परिवार में कमाने वाला सिर्फ एक व्यक्ति हो और खाने वाले 10 लोग हों तो निश्चित रूप से उस परिवार के आकार के कारण हमारे देश में निर्धनता आती है। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग निरक्षरता। देखिए, व्यक्ति का पढ़ा लिखा होना भी बहुत जरूरी है। जब व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं होते हैं, निरक्षर होते हैं, तो उन्हें यह ज्ञान नहीं होता है कि हम अगर बैठकर खाएंगे तो हमारे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं हम पूरे देश के सर्वे को अगर देखा जाएगा तो हमारा देश एक निर्धन देश हो जाएगा, हमारा परिवार हो जाएगा निर्धन, क्योंकि खाने वाले ज़्यादा हैं और कमाने वाले सिर्फ एक है। तो कहीं परिवार का जब आकार बड़ा रहेगा या व्यक्ति के पास पढ़े लिखे नहीं रहेंगे, जब पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो उनके पास निश्चित रूप से क्या उपाय रहेगा? मजदूरी करना, ठीक ना, यहाँ वहाँ जो है कि लोगों के ऐसे काम करना जहाँ पढ़ाई की कोई ज़रूरत ना हो। तो जब ऐसा काम करेंगे तो उनको वेतन भी कम मिलेगा, और जब वेतन कम मिलेगा तो ठीक है कहीं ना कहीं वह गरीब भी रहेंगे, क्योंकि वो अमीर नहीं बन सकते तब तक जब तक शिक्षा जो है उनके साथ नहीं रहेगी या शिक्षा से जुड़े नहीं रहेंगे। अगला भैया खराब व्यवस्था, कुपोषण। ठीक है, अब इस पर ध्यान रखना है। जब किसी देश के सिस्टम में उसका सिस्टम सही नहीं होता है, उसकी व्यवस्था सही नहीं होती है, व्यवस्था खराब होती है। व्यवस्था खराब का मतलब कि स्वास्थ्य, ठीक है,
और जो है कि मतलब जो चिकित्सा वाला सिस्टम है, यानी कि हॉस्पिटल, अगर हॉस्पिटल हमारे देश में पर्याप्त नहीं रहेगा तो लोग क्या करेंगे, उसमें मरेंगे, कुपोषण के शिकार होंगे, सही से भोजन नहीं पाएंगे तो उनको रोग से ग्रसित हो जाएंगे। ठीक है, आप जानते हैं कि कुपोषण की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ठीक है, इस तरह से कुपोषण की कमी से आप जानते हैं कि जब व्यक्ति कुपोषण हो जाता है तो उसको ठीक है क्वाशरकोर, मेरेस्मस, ठीक है, ऐसे रोग हो जाते हैं। तो जिससे जो है व्यक्ति क्या हो जाता है, ग्रसित जाता है। उसमें उनके एकदम बिल्कुल पतले पतले हाथ पांव हो जाते हैं, देखने में ऐसा लगता है एकदम कंकाल टाइप में हो गया है ना। तो इन सबको अभी हम चित्र के माध्यम से भी देखेंगे। नेक्स्ट में है भैया बाल श्रम। बाल श्रम में आप जानते हैं कि बाल श्रम लोग क्यों करवाते हैं, क्योंकि देश में जब निर्धनता रहती है तो लोग भोजन पाने के इंतजाम के लिए बच्चों को होटलों में बर्तन साफ करने के लिए या किसी के यहाँ कुछ और काम करने के लिए उनको भेज देते हैं। और जब भेज देते हैं तो हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है, किस में किया गया है भाई, जो मौलिक अधिकार है, ध्यान रखिएगा, मौलिक अधिकार में, मौलिक अधिकार में एक अधिकार आपका तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा अधिकार क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो आर्टिकल 23 और 24 में आता है। किस में आता है, आर्टिकल 23 और 24 में आता है। तो आर्टिकल 24 में कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, किसी से बाल श्रम करवाता है, अर्थात 14 वर्ष की कम आयु से बच्चों से जोखिम भरा कार्य करवाने से व्यक्ति दंड का अधिकारी होगा। अर्थात अगर कोई व्यक्ति 14 साल का है, कोई लड़का, और उससे आप कोई भी रोजगार करवाते हैं तो अगर आप पकड़े गए तो आप जो है बाल श्रम अधिनियम 2016 के तहत, किसके तहत, बाल श्रम अधिनियम 2016 के तहत आपके ऊपर 20 से 25,000 रुपए का, ठीक है, जुर्माना लगाया जा सकता है। तो इतना लगेगा, या फिर आपके साथ 6 माह से लेकर के आपको 2 साल तक की कैद हो सकती है। अगर आप अपराध को दोहराते हैं, कहने का मतलब कि एक बार अगर इतना जुर्माना होने के बावजूद दोबारा इस अपराध को आप रिपीट करते हैं तो आपको सीधे सीधे, ठीक है, 1 साल से लेकर के 3 साल के तक बंद कर दिया जाएगा, जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो ये रहा बाल श्रम अधिनियम 2016। अब देखिए आगे क्या है भाई, असहायता। असहायता, क्या असहायता, अब आप जानते हैं कि यहां पर जो है असहायता का मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, किसी तरह से अपने जीवन को काट रहा है, अगर समाज से उसे कुछ सहायता मिल जाए तो उसको अपना जीवन चलाने में सुविधा हो जाती है। क्योंकि कभी कभी जो गरीब लोग होते हैं वह किसी किसी दिन बिना खाए सो जाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति उनको एक दिन उस दिन सहयोग कर दे, सहायता कर दे, उनको कुछ भोजन पानी का इंतजाम करवा दे, कम से कम जो सुकून से खा रहा है उसके पास पर्याप्त है, अगर वो सहायता कर दे तो निश्चित रूप से यह निर्धनता भी हमारे, ठीक है, देश से जा सकती है। तो आइए इसको चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। देखिए यह सब देखिए निर्धनता के कारण है। आपने देखा कि भूमिहीनता, अगर लोगों के पास, जो भी आपने पढ़ा भूमिहीनता, अगर लोगों के पास भूमि नहीं रहेगी, ठीक, भूमि की कमी रहेगी तो निश्चित रूप से व्यक्ति क्या होगा, व्यक्ति जो है बेरोजगार हो जाएगा। और जब बेरोजगार हो जाएगा तो काम कहीं नहीं पाएगा, देश के अर्थव्यवस्था में कोई उसका योगदान नहीं हो पाएगा। तो ये सारी व्यवस्था जो है आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर भाई क्या है, परिवार, है ना, परिवार का बड़ा आकार, अगर व्यक्ति का परिवार बड़ा है, ठीक ना, व्यक्ति का परिवार बड़ा है, इस चित्र में देखेंगे आप कि परिवार का बड़ा आकार, अगर बड़ा परिवार है और कमाने वाले उसमें, ठीक है, सिर्फ एक लोग हैं तो निश्चित रूप से सब लोग अगर खाने वाले रहेंगे तो यहाँ भी क्या आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है परिवार का जो सिस्टम रहेगा यह भी निर्धनता के एक कारण में मूल्य, ठीक, अहम कहिए या कहिए, ठीक, महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो कहने का मतलब अगर व्यक्ति के पास जो है परिवार है और परिवार का आकार बड़ा है तो कहीं ना कहीं वह भी निर्धनता का एक कारण बनता है। अब देखिए आगे आइए, अशिक्षा। अशिक्षा,
है ना, अशिक्षा कहिए या इसे कहिए निरक्षर, है ना। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब व्यक्ति के अंदर, ठीक है, व्यक्ति अगर पढ़े लिखे रहेंगे, ठीक है, उनको सिखाया जाएगा, वो हर एक चीज को जानेंगे, इस पर लिखेंगे, और लिखने के बावजूद, ठीक है, वो शिक्षा के माहौल में आएंगे तो वह हर एक चीजों को बखूबी समझेंगे। अगर नहीं समझेंगे तो यह भी जो है भारत में निर्धनता के एक कारण में महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। नेक्स्ट में हम लोग आएंगे, अब आते हैं निर्धनता के कुछ और रीजन है जिसको हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, निर्धनता के और क्या कारण हो सकते हैं और क्या कारण हैं, उस पर गौर करिएगा। सबसे पहली चीज कि जनसंख्या दर, ठीक है, यहां पर देखिएगा ध्यान से, जनसंख्या दर सबसे बड़ा कारण है। अब आप कहेंगे जनसंख्या दर कैसे कारण, आप जान रहे हैं कि हमारे देश में जितना भूमि है, सपोज करिए एक एग्जांपल ले लीजिए कि आपके पिताजी दो भाई हैं, ठीक है ना, और जब आपके पिताजी दो भाई हैं और दोनों भाइयों के पास, ठीक है, चार चार लड़के हैं, तो अब तक अगर उनके पास 2 बीघा खेत था, है ना, 2 बीघा खेत था उनके पास, तो दोनों भाई एक एक बीघा खेत ले लिए, है ना। अब इनके पास चार चार लड़के हैं, तो आप समझते हैं कि अगर चार चार लड़के रहेंगे तो 1 बीघे में होता है 20 बिस्वा, है ना, 1 बीघे में कितना होता है, 20 बिस्वा होता है। अब 20 में अगर 4 लोग बटेंगे तो आपको पता है कि ये लोग 5-5 बिस्वा खेत पाएंगे, कितना पाएंगे, 5-5 बिस्वा खेत पाएंगे, है ना, तो ये लोग 5-5 बिस्वा खेत पाएंगे। अब आप सोचिएगा, तो ये भूमि क्या हो गई, कम हो गई। क्यों कम हो गई, क्योंकि जनसंख्या यहाँ पर बढ़ गई, और जब जनसंख्या यहाँ पर बढ़ गई तो आप समझ सकते हैं, अब हो सकता है कि अगर इन चारों के पास अगर 2-2 लड़के भी हुए तो भी आप समझ जाइएगा कि इसमें इन लोग का हिस्सा 2.5-2.5 बिस्सा हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे में क्या होगा, भूमि तो बढ़ने वाली नहीं है, क्योंकि आपके भारत का जो क्षेत्रफल है वह जो है वही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम किसी में घुस करके दूसरे जो है लोगों का क्षेत्रफल ले लेंगे। तो कहीं ना कहीं जनसंख्या जो तीव्र गति से बढ़ रही है, यह भी निर्धनता का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया कि जनसंख्या की जो दर है यह, ठीक है, सबसे प्रमुख कारण है। क्यों, क्योंकि जनसंख्या जब बढ़ती जाएगी और जो है कि देश में इनकम का स्रोत कम होगा, तो कहीं ना कहीं यह भी देश में निर्धनता का एक महत्वपूर्ण कारण होगा। अगर देखिए ध्यान से, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर भी है। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अनेक नए अवसर पैदा हुए, लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। कहने का मतलब, जब कृषि में हरित क्रांति आई तो उसके बाद कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे, ठीक, नए रोजगार उत्पन्न हुए, लेकिन यह रोजगार पर्याप्त नहीं थे। जब पर्याप्त नहीं थे तो इसका मतलब, ठीक है, कि यह कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहेगा, और जब कुछ क्षेत्रों में सीमित रहेगा तो इससे देश की निर्धनता दूर नहीं हो सकती है। नेक्स्ट में आइएगा, आय की असमानता उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता है। कहने का मतलब, अब एक व्यक्ति कमा रहा है 1 लाख रुपया पर मंथ, एक व्यक्ति कमा रहा है, ठीक है, 4,000-5,000 रुपया पर मंथ, तो आप समझिएगा कि जब आय में, ठीक है, उनके स्तर में क्या रहेगी, ठीक है, असमानता रहेगी, तो निश्चित रूप से यहाँ भी देश क्या रहेगा, गरीब रहेगा। इसलिए यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा, ठीक ना, इन सब बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षित आदमी ही अपने देश को ऊंचाइयों पर ले जा सकता है, और देश उसका विकासशील तभी होगा जब उस देश में शिक्षा का माहौल सबसे बेहतर स्तर पर रहेगा, ठीक ना। अब अति निर्धनों से सहित भारत में लोग सामाजिक दायित्वों और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बड़ी मात्रा में पैसा खर्च करते हैं। आप सब लोग जानते हैं कि भारत में एक कमी और है। क्या कमी है, कि सपोज करिए कि आपके गांव में आपके पड़ोसी के यहाँ शादी है। अब पड़ोसी के यहाँ शादी में उसने क्या मंगवाया, डीजे मंगवा दिया, है ना, उसके बाद एक नगाड़े वाला मंगवा दिया, और उसके बाद जो है कि ऑर्केस्ट्रा मंगवा दिया। तो आपके मन में होगा कि यार हमारा पड़ोसी इतना जब मंगाया है तो हम उससे कम थोड़ी हैं, हम इससे बढ़िया लागे व्यवस्था करेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसी में भंगड़ा वाला भी मंगा देंगे, डीजे अइबे करेगा, ऑर्केस्ट्रा अइबे करेगा। तो ये सब क्यों हुआ, ये सब एक दूसरे को देख करके आपने अनायास पैसा खर्च किया। जब आप फिजूल खर्ची करेंगे तो कहीं ना कहीं यह भी देश के गरीबी में
ये चीजें मायने रखेंगी। ठीक है, तो देखिए यही दिया है कि भारत में क्या है, सामाजिक दायित्व। तो सामाजिक दायित्व में जो मैंने आपको बताया यही आ जाएगा कि समाज में आप देखते हैं कि कौन कैसे कर रहा है, तो आप उससे बढ़ चढ़कर करने का प्रयास करते हैं, तब ये समस्या होती है। धार्मिक अनुष्ठान, अगर उनके यहाँ जो है हमेशा रामायण और हरि कीर्तन हो रहा है तो आप भी जो है वही करवाएंगे। उनके यहाँ हवन यज्ञ हो रहा है तो आप भी करवाएंगे। क्यों करवाएंगे? क्योंकि आप उनसे कम होना नहीं चाहते हैं। तो जो है धार्मिक अनुष्ठानों में जैसे आपने देखा होगा, तमाम जो है हम लोग के यहाँ ठीक मंदिर होते हैं, लोग ठीक है तमाम मंदिरों में जा करके प्रसाद चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, ठीक है ना। सब लोग अपने अपने हिसाब से भगवान को खुश करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो जब ऐसा करते हैं तो आप एक बार कल्पना करिएगा कि ऐसे में अगर हम पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे मन में ये भावना होती है कि हमारे भगवान नाराज हो जाएंगे। लेकिन क्या भगवान ये कहते हैं आपसे कि आप अपने दूध को ठीक है नाला में बहा दीजिए? लेकिन बस यही है कि हमारे यहाँ की परंपरा चली आई है, लोग इस चीज़ को मानते हैं और ये मानते हैं कि हम लोग अगर धर्म को ठीक है से जुड़े हैं तो हम लोग ऐसा करेंगे तो भगवान हमारे खुश हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों में जब पैसा खर्च होता है तो कहीं ना कहीं देश में गरीबी आती है। ध्यान रखिएगा, विदेशों में जब ये सब चीज़ें होती हैं, शादी विवाह होते हैं, तो वो लोग इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं जितना भारत वाले करते हैं, क्योंकि वो सब टीम टाम नहीं करते हैं। शादी हुई कहीं ठीक है, बुक किए, उतने लोगों को खाना दिए, खाना खिलाए और वो अपने घर। अब भारत में क्या है कि एक विवाह अगर पड़ गया, पता लगा कि आज भतवानी का भात खाना है तो कल ब्याहे वाला भात खाना है, उसके बाद मौरी वाला भात खाना है, उसके बाद अब आ गई तो वो भात खाना है। जब इतना भात खिला देंगे, ऐसा विदेशों में नहीं होता है, एक बार शादी में खा लिए काम खत्म। तो जब इतना खर्च करेंगे आप तो कहीं ना कहीं देश गरीबी की तरफ जाएगा। नेक्स्ट में आइए। देखिए अब अगला आपका है सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। मतलब जो सामाजिक वैज्ञानिक है उनकी दृष्टि में निर्धनता क्या है? वो कहते हैं कि निर्धनता के अनेक पहलू हैं। मतलब निर्धनता जो है इसके अनेक पार्ट हैं, कई रीजनों से ये होती है, अनेक पहलू इसके हैं। सामाजिक वैज्ञानिक इसे विभिन्न सूचकों के जरिए देखते हैं। अब निर्धनता को निरक्षरता स्तर, कुपोषण के कारण रोग ग्रसित प्रतिरोधी क्षमता की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, रोजगार के अवसरों की कमी, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुंचने की कमी आदि है। कहने का मतलब जो सामाजिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उनका ये मानना है कि हमारे देश में जो निर्धनता है वो अनेक पहलुओं के द्वारा होती है। ठीक है, उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या है? निरक्षरता स्तर। मतलब भारत में शिक्षा का अभाव, अर्थात भारत में जो शिक्षा का स्तर है वह इतना वेल मेंटेन नहीं है कि लोग यहाँ से अच्छी शिक्षा ग्रहण करके और उसके बाद कहीं से रोजगार अपना प्रदान कर सके, जिससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। तो यह भी कहीं ना कहीं निर्धनता का एक रीजन है। कुपोषण के कारण रोग। अब आप जानते हैं कि जब अगर स्वास्थ्य का सिस्टम सही नहीं रहेगा, अपने यहाँ हॉस्पिटल अच्छे पैमाने पर नहीं बने रहेंगे, तो लोग पैदा होते ही कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। और जब कुपोषण के शिकार हो जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ठीक है ये समस्या आ सकती है। और समस्या आ सकती है तो यहाँ पर ठीक ना जो है लोग क्या करेंगे, इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, सही से इलाज नहीं पा पाएंगे और व्यक्ति मर जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, प्रतिरोधी क्षमता की कमी, यानी कि व्यक्तियों में जो ठीक है कैपेसिटी है, जब उनके पास खाने का सही इंतजाम नहीं रहेगा, सही उनको प्रोटीन नहीं मिलेगा, ठीक ना, तो वो व्यक्ति क्या हो जाएंगे, प्रोटीन के या कुपोषण के शिकार हो जाएंगे। जब शिकार हो जाएंगे तो उनके शरीर की जो इम्यूनिटी है वह ठीक, इम्यूनिटी का मतलब रोग से लड़ने की क्षमता, वह कम होती चली जाएगी। और जब कम होती चली जाएगी तो कोई भी रोग उनके ऊपर हावी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट में क्या है भाई, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी। तो सही बात है, अपने यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की कमी है, जिसके वजह से जब कोई भी आपदा आती है, जैसे आपने देखा होगा कोरोना आया है ना, कोरोना काल जब आया तो कोरोना काल के दौरान आपने देखा था कि बहुत सारे मरीज ऐसे थे जिसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और अपने पास सिलेंडर अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य सेवाओं में कमी है। जब सिलेंडर उनके पास ठीक है, गैस सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर जो है नहीं हो पा रहा था अवेलेबल, तो कहीं ना कहीं इससे व्यक्ति क्या हो रहे थे, मर रहे थे। ठीक है, बेड की हमारे पास व्यवस्था नहीं थी उतनी, जब बेड की व्यवस्था नहीं थी तब भी लोग एडमिट नहीं हो पा रहे थे, तो भी व्यक्ति की मौत हो रही थी। तो आप देख सकते हैं कि स्वास्थ्य सेवाओं की हमारे पास कमी होने के कारण हमारा देश निर्धनता की तरफ बढ़ सकता है। नेक्स्ट में रोजगार के अवसरों की कमी।
अगर अपने देश में नए नए रोजगार को पैदा नहीं किया जाएगा तो भी आप मान के चलिए कि आपका देश निर्धनता की तरफ बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से आपकी जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से अगर रोजगार के अवसर सृजन नहीं किए गए तो एक समय ऐसा आएगा कि नौकरी एक होगी। जैसे आज देखिए ना, आज अगर आपको 400 पोस्टें निकलती हैं तो कम से कम 4 लाख लोग फार्म भर देते हैं कि हमको चाहिए हमको चाहिए। क्यों? क्योंकि रोजगार की अपने यहाँ कमी है। अगर रोजगार को उत्पन्न किया जाता तो इससे देश में निर्धनता दूर होती। ठीक ना? आइए नेक्स्ट में, सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता। अब आप जानते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जो है वह पानी के कारण होती हैं। अगर हम तक सुरक्षित जल पहुंच जाए और स्वच्छता का हम लोग ध्यान रखें तो हम लोग बीमारियों से बच सकते हैं। अगर बीमारियों से बच जाएंगे तो जो हमारा बीमारियों में पैसा खर्च होता है वह पैसा हमारे पास बचा रहेगा और जिससे हम अपने निर्धनता को दूर करने में कुछ हद तक सहायता कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं सामाजिक अपवर्जन। ठीक है, आइए इस पर ध्यान देते हैं। देखिए, इस अवधारणा के अनुसार निर्धनता को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि निर्धनों को बेहतर माहौल और अधिक अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर सिर्फ निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब समझ रहे हैं कि समाज में निर्धनों का बहिष्कार होता है। समाज में निर्धनों क्या होता है? बहिष्कार होता है। आपने देखा होगा कि जहां बड़े बड़े महल बने होते हैं, बड़े बड़े भवन बने होते हैं, वहां पर गरीबों की बस्ती नहीं बसाई जाती है क्योंकि ये माना जाता है कि ये लोग यहाँ रहेंगे तो सब गंदगी फैला देंगे, सारे सिस्टम को बेकार कर देंगे। जो हमारे यहाँ का माहौल है, हमारे बच्चे इनके माहौल में पढ़ करके वह खराब हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मेन चीज ये भी है कि जब जो है इनको इस वातावरण से दूर रखा जाएगा तो क्या इनके अंदर ये माहौल आ पाएगा? माहौल तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, अगर वह किसी अमीर परिवार के आसपास रहता है तो अपने बच्चे को सिखाएगा कि देखो बेटा, फलाने का लड़का है, ऐसे आता है, ऐसे जाता है, कितना सभ्य आदमी है, इसलिए तुम भी इस सभ्यता को अगर पालन करोगे तो तुम भी एक दिन बहुत अच्छा आदमी बन सकते हो। तो उसके अंदर सुधार होगा ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि इनको अलग कर दिया जाता है और इनको निर्धनों की बस्ती में डाल दिया जाता है। यह भी अपने समाज का जो अपवर्जन है, ठीक है, यह भी उसमें निर्धनता में एक रीजन है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, देखिए असुरक्षा। असुरक्षा, ठीक है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी चीज है असुरक्षा। इस पर गौर करिएगा। निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदायों जैसे किसी पिछड़ी जाति के सदस्य या कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की ज्यादा संभावना जताता है। कहने का मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बैकवर्ड है, पिछड़ी जाति से है, या फिर जो है मान लेते हैं कि वो व्यक्ति विकलांग है, तो अभी मान लीजिए वो युवा अवस्था में है, कुछ काम कर सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब ये अवस्था उसकी बढ़ेगी तो वो काम करने के लिए विवश हो जाएगा, और जब विवश हो जाएगा तो ऐसी कंडीशन में जब वो इनकम नहीं कर पाएगा तो कहीं ना कहीं यह भी देश की निर्धनता में ठीक एक बोझ बन जाएगा। ठीक है, आगे किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल जरूरतों को दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए जरूरी है। कहने का मतलब कि कोई व्यक्ति गरीब कब माना जाता है, निर्धन कब माना जाता है? जब ये माना जाता है कि इसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, अर्थात जो इसके जीवन के क्रियाकलाप हैं, जो इसकी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, वह इसको अपने इनकम से पूरा करने में अक्षम है, तो ये माना जाता है कि ये व्यक्ति क्या है? निर्धन है। अर्थात अगर वह एक महीने में 4-5 हज़ार रुपये कमाता है और 4-5 हज़ार रुपये में आप समझ सकते हैं कि उसको क्या एक महीने का भोजन मिल जाएगा? अगर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति क्या है? गरीब है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, सन 2011-12 में किसी व्यक्ति के लिए निर्धनता रेखा का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपया प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपया प्रतिमाह किया गया है। निर्धनता रेखा आकलन समय समय पर सामान्यतः प्रत्येक 5 वर्ष पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण के जरिए, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? NSSO, ठीक ना? ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए, प्रतिदर्श सर्वेक्षण मतलब नेशनल, देखिए ये राष्ट्रीय प्रतिदर्श है, ठीक ना? तो यहाँ पर पढ़ेंगे NSO यानी कि
नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, क्या करेंगे, NSO, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के जरिए किया जाता है, ठीक ना। यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, देखिए यहाँ पर इसके नाम को फिर आगे बढ़ा दिया गया है। पहले क्या था, नेशनल सैंपल सर्वे था, बाद में इसको एक संगठन के द्वारा जब जोड़ दिया गया तो इसका नाम NSO हो गया, यानी कि नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसके आंकड़े की जानकारी ली जाती है, ठीक है। विश्व बैंक जैसे अनेक अंतरराष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, जैसा $1.9 2011 में PPP, ठीक है, प्रति व्यक्ति प्रति के समतुल्य, ठीक है, न्यूनतम आय उपलब्ध आधार माना गया है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब कि जो भारत में आकलन किया जाता है, जो भारत में आकलन किया जाता है, तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि जो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करता है उसको बोलते हैं CSO, क्या बोलते हैं, CSO। तो ये आपका है सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, यहां पर ध्यान रखिएगा, भारत में राष्ट्रीय आय का गणना जो है कौन करवाता है, CSO करवाता है, ठीक है, यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करवाता है। तो उसके बाद और कैसे करता है वो गणना, तो यही आपका NSO है, यानी कि नेशनल, ठीक है, सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, यह आंकड़ों को एकत्र करता है और उसके बाद यह जो है राष्ट्रीय आय की गणना करता है, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, निर्धनता के अनुमान पे हम लोग आते हैं। निर्धनता का अनुमान कैसे लगाया जाता है, तो भारत में निर्धनता जो है यह अनुपात में सन 1993-94 में लगभग 45% से, ठीक है, सन 2004-05 में 37% हो गई। अर्थात पहले 45% थी 93-94 में, जब हमने देखा 2004-05 में इस आंकड़े को तो 37.2 हो गई, यानी कि इतने प्रतिशत का महत्वपूर्ण गिरावट आ गई इसमें। सन 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 22% हो गया। हरित क्रांति के कारण लोगों की आय में काफी वृद्धि हो गई, अर्थात जो हमारा, ठीक है, 93-94 में 45% था, वह 2004-05 में 37.2% आ गया। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि 22% पर आने का मतलब कि यहां पर 2011-12 में काफी सुधार हुआ और हरित क्रांति के हो जाने से क्या हुआ कि देश में रोजगार के कुछ क्षेत्रों में ही भले लेकिन अवसर प्राप्त हुए, जिससे हमारी निर्धनता, ठीक, ये 22% पर आ गई। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं असुरक्षित समूह, ध्यान रखिएगा, असुरक्षित समूह, इस पर गौर करना बहुत ध्यान से, कि जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित है वे अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। कहने का मतलब कि जो SC होता है, शेड्यूल कास्ट, ठीक ना, और जो ST होता है, ठीक ना, अनुसूचित जनजाति, यानी कि, ठीक, शेड्यूल ट्राइब, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो होते हैं, यानी कि अनुसूचित जाति का मतलब समझ रहे हैं, जिसमें दलित लोग आते हैं, ठीक है, जो हरिजन लोग होते हैं वह SC में आते हैं। हरिजन से जो लोग नीचे होते हैं, जैसे मुसहर हुए, डोम हो गए, है ना, हेला हो गए, ये सब किस में आते हैं, ST में आते हैं। तो कहने का मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में, ठीक है, ये लोग अपने आप को ज्यादा असुरक्षित महसूस करते हैं। क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि इनके पास सारे सिस्टम अवेलेबल नहीं होते हैं और इनके पास लगभग यही व्यवस्था होती है कि दूसरे के यहाँ रोजगार के अवसर ले करके और अपने भरण पोषण में मेंटेन करें। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत, ठीक है, मजदूर परिवार है। कहने का मतलब कि यहाँ पर ध्यान रखेंगे, जो ग्रामीणों में कृषि कार्य करते हैं, जो गांव में खेती काम करते हैं, वह व्यक्ति भी कहीं ना कहीं, ठीक है, अपने आप को लाचार महसूस करते हैं। क्यों, क्योंकि अगर उनके पास थोड़ी सी खेती है, उस खेती को मेंटेन करने के लिए वहां पड़े रहेंगे। अगर कोई आपदा आ गई या कोई ऐसा रोग आ गया जिससे उनकी फसल पूरी तरह खराब हो गई, तो उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय हो जाती है कि अब एक महीने का खर्च इनका कैसे चलेगा। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं बेटा, देखिए अंतरराज्यीय, ठीक है, असमानताएं, अब इस पर गौर करना आवश्यक आपका है। अंतरराज्यीय असमानताएं देखिएगा, बिहार, ओडिशा क्रमशः 33.7
और 32.6% निर्धनता औसत के साथ दो सबसे ज्यादा निर्धन राज्य बने हुए हैं। कहने का मतलब बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है, जिसमें जो है 33.7% जो है क्या है, गरीबी है। वहीं पर उड़ीसा है 32.6% है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये दोनों जो है सबसे ज्यादा गरीब है, उड़ीसा और बिहार, जहां पर आज भी निर्धनता ठीक बनी हुई है। असमानताएं क्यों कहा गया, क्योंकि बिहार की जो निर्धनता है वो कुछ है, उड़ीसा की जो है वो कुछ है, यूपी की जो रहेगी कुछ रहेगी, पश्चिम बंगाल की जो रहेगी कुछ रहेगी। तो ये जो असमानताएं हैं, ठीक ना, अगर इनको धीरे धीरे रोजगार के अवसर में मेंटेन किया जाए, तो जहां की गरीबी ज्यादा है वहां रोजगार के अवसर अच्छे प्रदान किए जाए, तो धीरे धीरे ये क्या हो जाएगी, समानताओं में तब्दील हो जाएगी और सबके यहाँ धीरे धीरे इक्वल हो जाएगा, है ना। इस पर ध्यान रखिएगा। इसकी तुलना में केरल, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और पश्चिम बंगाल में निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। अर्थात इन जो है राज्यों में देखिए, केरल जो है यह सबसे साक्षर राज्य है, अर्थात केरल के लोग सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, यह आपको जानना है, ठीक है। लगभग 94% लोग केरल में साक्षर पाए जाते हैं और यही कारण है कि केरल का जो लिंगानुपात है यह सबसे ज्यादा है। अर्थात यहाँ पर लोग जो है पुत्र और पुत्री में ज्यादा भेदभाव नहीं करते हैं। जहाँ का लिंगानुपात जो है वह ठीक है 1000 पुरुषों पर 1084 महिला है। अर्थात इनका लिंगानुपात बढ़िया है। क्यों बढ़िया है, क्योंकि यह लोग जो है अपने पढ़े लिखे होने के साथ साथ हर व्यक्ति को, यानी कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, उसको महत्व देते हैं, इसलिए इनका लिंगानुपात भी नंबर 1 का है। ये पूरे देश में सबसे एक नंबर पर है और साथ में इनकी साक्षरता भी जो है यह देश में नंबर 1 पर मानी जाती है। अब ध्यान रखिएगा, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य जो है यह उच्च कृषि वृद्धि दर से निर्धनता को कम करने में पारंपरिक रूप से सफल रहे हैं। आप जानते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा देश करता है, तो तुरंत आप कह देंगे, ठीक है, सॉरी देश कह रहे हैं, कौन सा राज्य करता है भारत में, तो आप तुरंत कह देंगे उत्तर प्रदेश। क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश। लेकिन अगर ये कहा जाए कि प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, तो आप तुरंत कहेंगे पंजाब करता है। क्यों कहेंगे, क्योंकि आपको पता है कि पंजाब प्रति हेक्टेयर के माध्यम से, ठीक है, वह ज्यादा गेहूं उत्पन्न करता है, जबकि उत्तर प्रदेश के पास क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण जो है यह ठीक अपना प्रोडक्शन ज्यादा कर पाता है। तो कहीं ना कहीं से जो है जब हरित क्रांति आई थी, तो हरित क्रांति की वजह से, ठीक है, पंजाब और हरियाणा जैसे राज्य क्या कर लिए, यह अपने उच्च कृषि की वजह से अपने जो है वृद्धि जो है ये दर थी इनकी, ये निर्धनता को कम करने में पारंपरिक रूप से सफल हो गए। अर्थात यह लोग जो है हरित क्रांति की वजह से अपने कृषि को उच्च कृषि में तब्दील किए और उसके बाद वहां बढ़िया खेती करके अपने क्षेत्र की निर्धनता को समाप्त कर दिया। नेक्स्ट में आते हैं हम लोग वैश्विक स्तर पर। देखिए, ये तो अंतर्राज्यीय स्तर पर था, मतलब कि अंतर्राज्यीय का मतलब कि अलग अलग राज्यों में जो असमानताएं हैं, केरल का कुछ अलग है, पश्चिम बंगाल का कुछ अलग है, महाराष्ट्र का कुछ अलग है, उड़ीसा और बिहार का तो आप देख रहे हैं कि नंबर 1 पे बने हुए निर्धनता में, है ना। तो सब राज्यों का अलग अलग राज्य की समानता थी। ये वैश्विक क्या है भाई, वैश्विक का मतलब ऑल ओवर विश्व, ठीक ना। ऑल ओवर विश्व का मतलब पूरे विश्व के स्तर पर अगर देखा जाए तो वहां क्या स्थिति है उसको देखते हैं। तेज आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण भी चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष रूप से कमी देखने को मिली है। कहने का मतलब जो आपके ठीक पड़ोसी राज्य चीन है और दक्षिण पूर्व में एशिया के ठीक देशों में निर्धनता विशेष रूप से कम देखने को मिली है, अर्थात सुधार हो रहा है। सब सहारा अफ्रीका में निर्धनता वास्तव में सन 2005 के करीब में 51% से घटकर 2015 में 41% हो गई। अर्थात 2005 में जो निर्धनता 51% थी वह 2015 में यानी 10 साल के बाद घटकर कितना हो गई, 41% हो गई। अब ध्यान रखेगा, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात वही रहा है। यहाँ पर निर्धनता रेखा सन 2005 में 10% से गिरकर 2015 में 4% तक हो गई। अर्थात देखिए यहाँ की स्थिति क्या रही कि यहाँ पर जो है
ये जो निर्धनता की सीमा रेखा थी यह 2005 में पहले 10% थी, अब वह गिर करके 2015 में 4% रह गई है। रूस जैसे पूर्व समाजवादी देश में भी निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई है। कहने का मतलब रूस जो समाजवादी देश है, जो समाज ठीक है जो है कि सामाजिक सिस्टम को अपनाता है, अर्थात ऐसे सार्वजनिक पहलू को अपनाता है जिससे देश का हित हो सके, जनता का हित हो सके, और इसमें जो है सरकारी चीजों का ज्यादा अस्तित्व हो, ठीक है, उसके बावजूद भी यहाँ पर क्या निर्धनता पुनः व्याप्त हो गई, फिर से व्याप्त होने लगी है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, देखिए अब हम लोग आते हैं निर्धनता निरोधी उपाय, मतलब निर्धनता को दूर कैसे किया जाए उसके लिए, ठीक है, हम लोग के क्या उपाय हैं उस पर ध्यान रखेगा। उसके लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005, जिसे हम लोग कहते हैं मनरेगा, इसको शार्ट में कहते हैं नरेगा, है ना, क्या कहते हैं नरेगा या मनरेगा, ठीक है, दोनों ध्यान देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना आपको ये बात है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 मनरेगा का उद्देश्य क्या था कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षित करने के लिए प्रत्येक घर के लिए मजदूरी रोजगार कम से कम 100 दिन का, ठीक है, के लिए उपलब्ध कराएं। मनरेगा का उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर जो गांव में लोग रहते हैं, हर जो है व्यक्ति, हर परिवार के लिए कम से कम 100 दिन की रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, उनको दी जाए, तो ये जो है तब जाके देश में जो है गरीबी कम हो सकती है। ध्यान रखिएगा, इस प्रावधान के अंतर्गत 1/3 रोजगार महिलाओं के लिए सुरक्षित किया गया। ये कहा गया कि इसमें जो ये 100 दिन का, ठीक है, एक परिवार को रोजगार मिल रहा है, इसमें 1/3 यानी कि 33, ठीक ना, 33 जो है दिन कम से कम महिलाओं को रोजगार मिलेगा। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है, ये इनके लिए आरक्षित कर दिया गया है, इसको कोई ले नहीं सकता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी। राज्य सरकारें भी ये योजनाएं क्रियान्वयन करने के लिए रोजगार गारंटी की स्थापना करेंगी। राष्ट्रीय कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम भी जिस सन 2004 में देश के सबसे पिछड़े वर्ग 150 जिलों में लागू किया गया था। एक बात आप सुने होंगे, अपने गांव में देखा होगा आपने, क्या देखा होगा कि पहले जब लोग नरेगा में काम करते थे तो उस समय नरेगा में लोगों को क्या करता था, मजदूरी के बदले उनको अनाज दिया जाता था। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि जो काम करने के बाद अगर पैसा मिलता है तो उसको दारू पी करके और उसके बाद वहीं इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे उनके परिवार में हमेशा निर्धनता बरकरार रहती थी। इसलिए सरकार ने ये स्कीम चलाई थी कि भाई अगर आप जॉब करते हैं मनरेगा में तो आपको राशन मिलेगा, और राशन को ले जाकर के आप अपने परिवार में ही रखेंगे, और परिवार में रखेंगे तो परिवार का भरण पोषण मेंटेन होगा, ठीक है। इस चीज को जो है 150 जिलों में लागू किया गया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की जरूरत है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के लिए इच्छुक हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं, देखिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना। अब इस पर आते हैं, प्रधानमंत्री रोजगार योजना पर भाई क्या है, ध्यान रखिएगा, यह एक अन्य योजना है जिसे सन 1993 में शुरू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे नगरों में शिक्षित बेरोजगारों युवाओं के लिए स्वरोजगार के लिए अवसर पैदा करना इसका काम है, ठीक है। नेक्स्ट में ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रारंभ 1955 में किया गया था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना, ठीक, इनका काम था। किसका? ये जो है ग्रामीण रोजगार, ठीक है, का क्या काम था कि भाई स्वरोजगार, यानी कि जो आपको क्षेत्र में स्वरोजगार दे। स्वरोजगार का मतलब आप कुछ ऐसा अपने स्वयं से करिए, कुछ बनाइए। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से अपने देशों में लोग ऐसे होते हैं जो कालीन की बुनाई करते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं जो मिट्टी के बर्तन को बना करके और अपने जो है काम धंधे को चलाते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं कि जो सब्जी का उत्पादन करके और उसको बेचते हैं। तो कहने का मतलब जो स्वरोजगार करते हैं ये कहीं ना कहीं देश की अर्थव्यवस्था में ये भी काम देगा, ठीक है। नेक्स्ट में स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का आरंभ 1999 में किया गया था। सहायता प्राप्त निर्धन परिवारों को स्व सहायता समूहों से संगठित कर बैंक से ऋण और सहायकी के संयोजन द्वारा
निर्धनता रेखा को ऊपर लाना है, यह जो है इसका लक्ष्य है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ ध्यान रखेंगे जो निर्धन परिवार है उनको स्व सहायता समूहों से संगठित करके बैंक ऋण और सहायकी का मतलब सब्सिडी, ठीक ना, ये जो है इनको देना अगर है या इनको हम देते हैं तो इससे हमारे देश में निर्धनता कम हो सकती है, ठीक ना, या निर्धनता रेखा से हम लोग ऊपर जा सकते हैं। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, ध्यान रखेगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ये क्या है भाई? ठीक है, प्रधानमंत्री जो है ग्रामोदय योजना क्या है इस पर ध्यान रखेंगे। 2000 में यानी कि सन 2000 में ये आरंभ हुई थी, ये ठीक है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो है इस सन 2000 में प्रारंभ हुई थी। इसके अंतर्गत क्या था बेटा? तो इसके अंतर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसे मूल सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती थी। ठीक है, कहने का मतलब कि इस चीज को मेंटेन करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के तहत इसको 2000 में स्टार्ट किया गया, सन 2000 में, और उसके बाद इसके अंतर्गत जो मूलभूत व्यक्ति की आवश्यकताएं होती है यानी कि प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल, ठीक है, और इसका विद्युतीकरण जैसे मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्य केंद्र को अतिरिक्त शुल्क प्रदान करती थी जिससे वह यह सब सुविधाएं मेंटेन कर सके। नेक्स्ट में भावी चुनौतियां क्या है हमारे सामने? तो निर्धनता उन्मूलन भारत की एक सबसे बड़ी बाध्यकारी चुनौती है, अर्थात भारत में जब तक गरीबी रहेगी तब तक भारत विकास नहीं कर सकता है। ठीक है, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों और विभिन्न राज्यों में निर्धनता के बड़े पैमाने पर असमानता है। तो ये बात सही है कि आप जानते हैं कि हर राज्यों में की जो निर्धनता की सीमा रेखा है वो अलग अलग है। कैसे अलग अलग है? क्योंकि आप जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि जो है बिहार में 33 पॉइंट कुछ है, ठीक है, उड़ीसा में 32 पॉइंट कुछ है, लेकिन अगर आप देखेंगे कि इधर कहीं पे तो महाराष्ट्र है, केरल है, पश्चिम बंगाल है, ये सब उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो जब ये असमानताएं देश में अगर हैं तो यहाँ पर सरकार को ये चाहिए कि सरकार जो है यहाँ रोजगार के सृजन को उत्पन्न करवाए और इनको जो है निर्धनता के श्रेणी से ऊपर लाए, और जब ऊपर लाए तब जाकर के हमारा देश आगे बढ़ सकता है। और निर्धनता को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है शिक्षा। जब तक शिक्षा को सही तरीके से, मजबूत तरीके से नहीं बढ़ाया जाएगा, इसको नहीं मेंटेन किया जाएगा, इसमें हम सब लोगों को अपने देश के लिए ये मिल करके सोचना होगा। जैसे बहुत सारे गार्जियन ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, ठीक है, कहते हैं कि तुम हमारे काम में हाथ बटाओ। तो काम में हाथ बटाने से वह कुछ समय के लिए आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन अगर आप अपने जो मौलिक कर्तव्य हैं, जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य है जिसमें कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके संरक्षक शिक्षा सुलभ कराएं, अर्थात उनको स्कूल भेजे, ठीक ना। और सरकार जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करती है, क्योंकि यह प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है। अगर हम इसमें सहायता करते हैं, हम एक एक लोग अपने देश में अगर ये चाहते हैं कि यहाँ से गरीबी दूर हो जाए, निर्धनता यहाँ से दूर हो जाए, तो हम सभी लोगों को शिक्षा पे विशेष बल देना होगा और अपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना होगा। क्योंकि जब एक दिन यह पढ़ लिख कर अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो उससे देश में अच्छी इनकम होगी और आप भी अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोगों ने इतना ही अध्ययन किया इसके लिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में अध्ययन आएंगे करने के लिए। अब इतने के जय हिंद, जय भारत।